नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय गोदी मीडिया में, भारतीय मीडिया में बड़े ज़ोर शोर से ये अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रही है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे भारतीय प्रधानमंत्री की कोई बेइज्जती नहीं हुई है। और दरअसल बात कुछ दूसरी है। अब देखिए कि ये डैमेज कंट्रोल का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। एक तो ये कि पहले भारतीय मीडिया में ये प्रचारित किया गया कि विदेश मंत्री जयशंकर को सबसे पहली पंक्ति में बिठाया गया है, जो कि सरासर झूठ था। उन्हें तीसरी पंक्ति में बैठाया गया था और जहां सारे विदेश मंत्री बैठे थे वहां उनके लिए भी जगह निश्चित की गई थी। तो सबसे आगे बैठाने का तो कोई तुक ही नहीं था। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से अपमान हुआ था उनको न बुलाने की वजह से, तो उसकी भरपाई कहीं से की जाए। कैसे ये बताया जाए कि भारत की सरकार या भारत के विदेश मंत्री को ट्रंप अतिरिक्त सम्मान दे रहे हैं, ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए उनको सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया गया। तो ये गलत खबर थी जो बाद में साबित भी हो गई और अब उस पर गोदी मीडिया चुप है। अब एक दूसरा ये भी कैंपेन चलाया जा रहा है कि, और ख़ास तौर से जो देश का नंबर 1 चैनल अपने आप को कहता है, उसकी एक एंकरानी अमेरिका में पहुंची हुई है और वो कह रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा, बाद में अलग से उनको न्योता दिया जाएगा, या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री के न्योते पर भारत आएंगे और दोनों के बीच में अलग से एक शानदार मुलाकात होगी। और ये भीड़ में उन्होंने नहीं बुलाया था, वो उसका कोई मतलब नहीं था। इस अंदाज में उसको वो प्रस्तुत कर रही थी। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये अपमान गोदी मीडिया के एंकर और एंकरानियों को भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी अपनी इज्जत उतर गई हो, जैसे उनके अपने सम्मान पर कोई बट्टा लग गया हो और वो प्रधानमंत्री मोदी को बचाने में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को बचाने में। बहरहाल वापस लौटते हैं जयशंकर पर। विदेश मंत्री जयशंकर, जो कि आमतौर पर बड़ी हेकड़ी दिखाने वाले विदेश मंत्री थे, अमेरिका या यूरोप में जब भी कभी मोदी सरकार पर कोई हमला होता था तो बहुत ही तीखे अंदाज में जवाब देते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी दुम दबा ली हो। मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका ने जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं और वहाँ के चैनल बता रहे हैं कि 18 से 20 हज़ार भारतीयों को वापस भेजने का फैसला भारत सरकार को सुना दिया है। जयशंकर इसे पूरी तरह से तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि ये होने जा रहा है और इसका वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं, वो इसे स्वीकार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर किसी भारतीय के पास वहाँ दस्तावेज नहीं है तो वो अवैध है उनका रहना और उसे वापस भारत लेने में उसे कोई हिचक नहीं है। सही बात है कि अगर कोई भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ है, रह रहा है, तो कोई भी देश जो है उसे वापस लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है, ख़ास तौर पर तब जब कोई शक्तिशाली मुल्क उनसे कह रहा हो कि ये वापस जाएंगे। लेकिन जयशंकर चाहते तो देख सकते थे कि वो जो 18-20 हज़ार केसेस बनाए गए हैं उनमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं। उनकी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच परख होना चाहिए और उसमें से कई ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जो कई तरह से वहाँ रहने के हकदार हैं, एक प्रोसेस में फंसे हुए हैं। वीज़ा मिलने में देर हो रही है, ग्रीन कार्ड मिलने में देर हो रही है, इस वजह से वो
अपने दस्तावेज उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें भी अगर वापस भेजा जा रहा है तो इसे स्वीकार करने में भारत सरकार को हिचक होनी चाहिए। अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने का दायित्व भी उसका है और इसके लिए उसे अमेरिकी प्रशासन से बात करनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनाग्रल फंक्शन के पहले दिन ही जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, लगता है एक तो पहले मोदी को ना बुलाकर तेवर दिखाए और दूसरे तरह की धमकियां देकर उन्हें एक तरह से डिफेंसिव मोड में ला दिया। जैसे ब्रिक्स एक अल्टरनेट करेंसी चालू करेगा, इसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, उसके बाद तुरंत से भारत सरकार ने कहा नहीं ऐसी कोई योजना नहीं है वगैरह वगैरह, तो पीछे हट गई वो। तो एक तरफ ये पहले से धमकाया जा रहा था और अब ट्रंप ने ये भी धमकी दे दी है, तो जिसके बाद भारत सरकार, मोदी सरकार, ऐसा लगता है कि उसकी ज़ुबान बंद हो गई है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो नतमस्तक होती हुई दिख रही है। वो जो 56 इंच की छाती है वो सिकुड़ कर 36 इंच हो गई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अपने नागरिकों के लिए सरकारों को लड़ना पड़ता है, उनके हितों की रक्षा करना पड़ता है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जो घोषणा की है, एक खतरनाक घोषणा की है, और वो ये है कि जो पहले वहाँ रहने वाले लोग थे, अगर उनका बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो उसको एक नेचुरल तरीके से वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। अब उन्होंने उस पर रोक लगा दी है, हालांकि उसको वहाँ के बहुत सारे राज्यों के कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है और बहुत संभावना है कि वो टिक नहीं पाएगी कोर्ट में ये ऑर्डर, उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और उसे वापस लेना पड़ेगा या वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये नियम बना दिया है और उसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट फंस गए होंगे। जो ये 18-20 हज़ार की सूची आ रही है उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई होने वाला है तो भारत और पाकिस्तान सहित जो एशियाई मुल्क हैं, उन देशों के नागरिकों का होने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि 3% जो वहाँ पर प्रवासी हैं, आप्रवासी हैं, वो भारतीय हैं, और जो किसी भी देश की तुलना में सबसे बड़ी संख्या है अमेरिका में विदेशियों के रहने वालों की। तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अमेरिका में जैसा कि आप जानते होंगे तकरीबन 50 लाख भारतीय वहाँ के नागरिक या अप्रवासी के तौर पर रह रहे हैं, और उसमें तकरीबन 5 लाख लोग माने जाते हैं जिनके जो अवैध हो सकते हैं या जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते हैं, और अब उन सब के सिर पर तलवार लटक रही है। तो ये 15-20 हज़ार लोगों के का भर मामला नहीं है, वो 5 लाख लोगों का है। और वो अगर 5 लाख लोग लौटते हैं भारत, तो आप सोचिए कि एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि वो 5 लाख लोग लौटेंगे, उनके पुनर्वास की बारे में सोचना पड़ेगा, उनके रोज़गार रोजी रोटी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती आने वाली है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि तकरीबन 96,000 भारतीय हैं जो अवैध तरीके से अमेरिकी सीमा पर मौजूद हैं, जो घुसने की तैयारी कर रहे थे लेकिन वो नहीं घुस पा रहे हैं, उनको पकड़ लिया गया है। और उत्तरी सीमा पर अमेरिका की, और ख़ास तौर से जो कनाडा और मैक्सिको वाली सीमा है, वहाँ से ज़्यादा वो घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मानना चाहिए कि अमेरिका चूँकि समृद्ध देश है, तमाम लोग चाहते हैं कि उसकी समृद्धि में हिस्सेदार बने, वहाँ के जीवन को जिए, और बहुत सारे लोग इस कोशिश में लाखों खर्च करके वहाँ जाते हैं, अवैध तरीके से जाते हैं, डोंकी की तरह से जाते हैं। इनमें पंजाब और हरियाणा के लोग तो हैं ही, गुजरात के लोग बड़ी संख्या में हैं जो वहाँ जा रहे हैं अपने घर बार बेचकर, कर्ज लेकर 70 लाख 80 लाख खर्च करके। अब अगर वो वहाँ नहीं रह पाते हैं तो सोचिए
उनकी स्थिति क्या होगी, और उन्हें वापस लौटना पड़ा तो बहुत ही वो बुरे हाल में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो डिसबैलेंस है, अमेरिका जाना क्यों चाहते हैं। आप देखिए कि अमेरिका में जो सबसे गरीब राज्य है मिसिसिपी, वहाँ प्रति व्यक्ति आय $48,000 है, जबकि जो हमारा बिहार है वहाँ $700 के आसपास प्रति व्यक्ति की आय है सालाना। और अगर आप भारत की औसत आय देखेंगे तो वो करीब $1200 के आसपास बैठती है। तो इतना अंतर है यहाँ के जीवन में और वहाँ के जीवन में। इसलिए बहुत नेचुरल है कि लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका में रहना चाहते हैं, लेकिन इसे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो अवैध तरीके से जाएं, अपने घर बार बेच कर जाएं और वहाँ मुसीबतों में फंस जाएं और फिर भारत सरकार से उम्मीद करें कि वो उन्हें बचाएं। लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी ये है कि इस तरह से लोग जा ही ना पाएं, इसके इंतज़ाम करें जो वो नहीं कर रही है। जो सरकार गुजरात में ही नहीं कर सकती, जिसके 2 बड़े नेता इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो वहाँ इस तरह का इंतज़ाम नहीं कर पाए हैं, तो सोचिए पूरे देश में दूसरी जगहों से जाने वालों को वो कैसे रोक पाएंगे। तो वो इच्छा शक्ति नहीं है, वो कोशिश नहीं है, उसकी कोई योजना नहीं है, और देश का नाम बदनाम होता है कि भारत से इतने बड़े पैमाने पर अवैध भारतीय जा रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में भी और दूसरे कई देशों में भी, यूरोप के, ये देखा गया है। आपको पता होगा कि पिछले साल ही 1100 लोगों को वापस भेजा गया था फ़्लाइट के ज़रिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भेजे जाने हैं। पिछले कई सालों में ये लगातार वापस भेजे जा रहे हैं। तो ये पूरे दुनिया में ये बदनामी होती है भारत की कि इस तरह से अवैध तरीके से लोग जा रहे हैं और फिर वहाँ फंस रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, मैं कहूँगा कि भारत सरकार के सामने, और उसे आत्मसमर्पण तो कतई नहीं करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने भारतीयों का केस मजबूती के साथ रखना चाहिए, और उसमें जो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिन पर ट्रंप सरकार को सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। ये जो एक तरफा निर्णय लेने का है कि जितने भी बाहर से आए हैं सबको भगा दिया जाए, और इसलिए भगा दिया जाए कि हम उनसे ज़्यादा काबिल लोगों को अब बुलाना चाहते हैं। जब इनको आप भगाएंगे तो जो और काबिल लोग हैं वो भला अमेरिका जाने से क्यों नहीं डरेंगे, क्यों नहीं कतराएंगे कि कल उनको भी नाकाबिल घोषित करके वापस भेज दिया जाएगा। तो ये ट्रंप की पॉलिसी ही गलत है। ठीक है कि कोई भी देश एक सीमा के बाद इस तरह से अवैध आप्रवासियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उन्हें वापस भेजने की भी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जैसा कि बिशप ने अपने एक प्रेयर मीटिंग में उनसे कहा था कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारी देखभाल भी करते हैं, उनको केवल इसलिए कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आप बाहर मत भेजिए, उन पर रहम खाइए, उन पर दया कीजिए। तो इसको जोड़ कर देखा जाना चाहिए। अमेरिका में जो सस्ता लेबर मिल रहा है भारत या दूसरे एशियाई देशों या दक्षिण अमेरिकी देशों के ज़रिए आ रहा है, वो उनके समाज की मदद ही कर रहा है, उनके जीवन को थोड़ा आसान ही बना रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था पर वो बोझ नहीं है। और ये जो ट्रंप साहब ने आप्रवासियों को क्राइम से जोड़ दिया है, ये एक और घृणित मानसिकता है जिसकी तरफ भी बिशप ने इशारा किया था कि उनमें से कुछ तो अपराधी हो सकते हैं लेकिन सारे अपराधी नहीं हैं। जो अपराध कर रहे हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन उन कुछ अपराधियों के नाम पर सारे आप्रवासियों को दंडित करना उचित नहीं होगा। तो ये है, ये सारी जो पूरी पॉलिसी ट्रंप अपना रहे हैं वो मानवता विरोधी है। लेकिन जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है
उसे सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ज़रूरत हो तो थोड़ा ट्रम्प से भिड़ना चाहिए, और जो जेन्युइन केसेस हैं उनके लिए वहाँ पर गुंजाइश निकालनी चाहिए। ये नहीं कि हम तैयार हैं, आप जितने भी हैं उन सबको भेज दीजिए, उनमें कुछ मुसीबत के मारे भी होंगे, कुछ इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वीज़ा लेने की प्रोसेस बड़ी लंबी है, लगभग 400 दिन तक ये चलता रहता है कार्यक्रम, ये इसके बारे में जयशंकर ने कहा भी है। तो उस प्रोसेस को कैसे आसान बनाया जाए, और जो जाना चाहते हैं उनके लिए कैसी गुंजाइश बनाई जाए। जैसे बहुत सारे छात्र वहाँ जाते हैं पढ़ाई के लिए, अब आप अगर H1B वीज़ा में कंडीशंस ऐसी लगा देंगे जिनमें वो छात्र वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते और अपना खर्च नहीं निकाल सकते हैं, तो उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, वो भी बाहर जाने के लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इतना खर्च छात्र नहीं उठा सकते। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर बात की जानी चाहिए, और इस तरह से सरेंडर नहीं करना चाहिए मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।